साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवस स्टडीज़ पर स्वागत है। दोस्तों, हम जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में जो जीएस में और उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे शिक्षक भर्तियों में जो अब तक जीएस के सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। और इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले इतिहास के प्राचीन इतिहास खंड से आए हुए पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आप लोग इसको जो है कि टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेशन की तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपके सामने मैं प्रश्न रखूंगा, बाद में उसके आंसर को जो है कि डिस्क्लोज करूंगा। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, देसलपुर। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, देसलपुर हड़प्पी पुरास्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और जबकि हुलास, आलमगीरपुर, हुलास देखिए सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में, और आलमगीरपुर मेरठ में है, और मांडी जो है कि मुजफ्फरनगर में है स्थित है। और मांडा जो है कि यहाँ पे मांडी दे दिया है, मांडा नामक पुरास्थल जो है कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। चौतंक, घग्गर, सतलुज या रंगोई। तो हड़प्पी पुरास्थल के जो है वो कौन सा प्रमुख स्थल है और किन नदियों पर बसे हुए हैं, अक्सर सवाल आते हैं, तो ये सवाल आप सबके सामने है। तो इसका सही जवाब है साथियों घग्गर। देख लीजिए, हड़प्पी पुरास्थल बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के बनावली गाँव में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पी तथा उत्तर हड़प्पीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्थल की खुदाई पुरातत्वविद आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में की गई थी। तो खुदाई कर्ता भी पूछा जाता है, तो आप लोग बनावली स्थल के खुदाई कर्ता का नाम याद रखिएगा, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब है साथियों मोहनजोदड़ो। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में प्रायः मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो इसमें आपको जानने को मिला कि सिंध प्रांत जो है कि किस नदी के किनारे पर है और किस तट पर है, और जो है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की थी, और मोहनजोदड़ो ही इसका सही जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो है कि कुओं के अवशेष इसी स्थल से जो है कि मिले हैं। अब आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़ और हड़प्पा। तो इसका भी सही जवाब है साथियों मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित मांडा करता है। इसी तरह दक्षिणी सीमा में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमपुर उत्तर प्रदेश में है, तथा पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर पाकिस्तान के द्वारा सीमा निर्धारित की जाती है। तो इसका जो है कि चारों तरफ की हाईएस्ट सीमा जो है कि हो गई, कहाँ तक ये अवस्थित था। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, और दक्षिण में जो है कि इसकी सीमा जो थी वो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक थी, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में जो है कि इसकी सीमा सुतकांगेडोर एक स्थल है जो पाकिस्तान में है, वहाँ तक निर्धारित की गई है। तो इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बिंदु आप याद कर लीजिएगा। अब अगला सवाल है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी। तो इसका सही जवाब है साथियों धौलावीरा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। धौलावीरा जो है कि प्रथम कौन सी है, राखीगढ़ी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में जो स्थित पाए गए हैं अब तक खुदाई के साक्ष्य, और उनके द्वारा जो है कि बस्तियाँ मिली हैं, तो उसमें जो है कि धौलावीरा सेकंड नंबर की है, और सबसे बड़ी जो है कि वो राखीगढ़ी है। तो धौलावीरा है कहाँ, यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर जो है कि महत्वपूर्ण है। तो वही पूछा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं साथियों धौलावीरा से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस चैप्टर का आखिरी मतलब कि प्रश्न भी है। इसके बाद जो है कि वैदिक काल शुरू हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है।
ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है साथियों मांडी जो है कि उत्तर प्रदेश में, और मांडा जो है कि जम्मू कश्मीर में। ये आप लोग याद रखिएगा, मांडी मांडा में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देख लीजिए, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के, तो यूपी का है तो जिला वाइज भी हमको आपको याद रखना है, ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है यह मांडी नामक स्थल, और जो है कि ये बघरा ब्लॉक में स्थित है। एक खेत में जब खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण और सिक्के, यहाँ पर जो है कि खुदाई हो रही थी एक खेत में, तो वहाँ पे प्राचीन एक गांव में, तो उसमें जो है कि खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ करके जो है कि देखा गया। तो इस तरह साथियों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है कि 6 प्रश्न हो गए। अब हम लोग देखते हैं वैदिक काल से संबंधित। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों कठोपनिषद में। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है आप सबके सामने। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका विकल्प दिया है श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, या बृहदारण्यक उपनिषद, या शतपथ ब्राह्मण। तो ये जो कहा गया था साथियों, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में म्लेच्छ उन्हें कहा गया जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा भाषी थे। तो जितने भी सवाल हैं साथियों, सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप लोग प्रैक्टिस की तरह से इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं प्रश्न के उत्तर को डिस्क्लोज कर रहा हूँ प्रश्न पढ़ने के बाद। इससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपके पास एक अच्छे खासे प्रश्नों का और उत्तरों का संग्रह भी हो जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए, हाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला जो कथन है कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं, और दूसरा है कि ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इसमें से बनाया है विकल्प कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही है, न तो 1 और ना ही 2 सही है। तो इसमें साथियों प्रश्न के जो पूछने का तरीका है इसमें कुछ आपत्ति है, इस वजह से देखिए इसका कोई सही जवाब नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके 10 मंडल हैं, जिसमें कुल कितने 1028 सूक्त हैं, जबकि वहाँ पर प्रश्न में इन्होंने दिया है कि 1028 संस्करण। तो ये आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, न कि संस्करण। और ऋग्वेद संहिता की साकल शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 रूपों में किया गया है, अष्टक क्रम और जो है कि मंडल क्रम। तो इन्होंने दूसरा कथन जो बनाया था वो देखिए आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। देखिए, अष्टक क्रम पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं। नोट, प्रथम कथन में ऋग्वेद में 1028 संस्करण बताए गए हैं, जबकि संस्करण के स्थान पर सूक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है कि सी को माना है। तो सी मतलब दोनों ही सही माना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता, वैसे अगर विवादास्पद सवाल हो जाता है तो साथियों वो रिपीट नहीं करता, और ये उत्तर प्रदेश जीडीसी के एग्जाम में पूछा गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2020 में। तो अगर रिपीट करता है तो आप लोग इस दोनों कथन जो है कि सही मानिएगा। वैसे जो प्रश्न विवादित हो जाते हैं उनके रिपीट करने की संभावना बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके सामने कि पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही जवाब है साथियों ऋग्वेद। देख लीजिए इसकी व्याख्या। पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 3य मंडल में है। ऋग्वेद में तो पूछा ही गया है, ऋग्वेद में ही है। और जिसकी रचना किसने की थी, इसके रचनाकार का भी नाम जान लीजिएगा। तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। और यह मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री या सूर्य देवता को जो है कि समर्पित है। तो गायत्री मंत्र से संबंधित साथियों 4-5 तथ्य हमको आपको याद रखना। पहली बात कि यह किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 3य मंडल में है। रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। और यह किसको समर्पित करके उन्होंने इसकी रचना की थी, इसकी गायत्री मंत्र की, तो सूर्य देवता को समर्पित था यह रचना।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। तो इसका सही जवाब है साथियों वाजसनेयी संहिता। देखिए ये यूपीपीसीएस एग्जाम के 2018 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद की शाखा माध्यान्ह संहिता को ही वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है कि माध्यान्ह संहिता को ही वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व तथा माध्यान्ह हैं। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये पूरी तरह से किसमें पोएट्री फॉर्म में है और इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुशली, कुभायक्रुमु और उसके बाद जो है कि विपाशा। तो इसका सही जवाब है साथियों, आप लोग इसका विचार करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंभायक्रुमु। देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा मतलब कुंभा को आज प्रेजेंट समय में काबुल और क्रुमु कुर्रम और गोमती जो है कि कोमल तथा सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ जो है कि घनिष्ठ संबंध था। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो सवाल बने हैं उनको देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला सवाल बना है काफ़ी लंबा सवाल है और ये जीआईसी के 2010 में पूछा गया है। देखिए महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, पहला कथन है। दूसरा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, दूसरा है। तीसरा कथन है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इनमें से कूट बनाया है कि केवल पहला या दूसरा सही है, या पहला या तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या सभी कथन सही हैं। तो इस पर विचार करिए साथियों। मैं आप सबको इसका जवाब देता हूँ। इसका ऑप्शन डी सही है, मतलब कि सभी विकल्प सही हैं, सभी कथन सही हैं। देख लीजिए उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान जो है कि उनको बोधगया में प्राप्त हुआ था और वैदिक धर्म को इन्होंने अस्वीकार किया था और 4 आर्य सत्यों का इन्होंने प्रचार किया था। अब देखिए अगला सवाल है, सॉरी इसका क्वेश्चन आंसर डिस्क्लोज हो गया था, फिर भी जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया वैशाली में, बोधगया में, राजगृह में, सोमनाथ में। तो इसका सही जवाब है साथियों सारनाथ में। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया उरुवेला बोधगया से। उरुवेला जो है कि बोधगया से वे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, तो इस घटना को जो उन्होंने उपदेश दिया इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जब वो घर से निकले थे तब भी उस घटना का एक नाम है। और इनके मोक्ष प्राप्ति अर्थात इनकी मृत्यु को भी एक शब्द प्रयोग होता है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो इनको जो है कि साथियों महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। तो कुशीनगर में जब ये अंतिम समय में थे तो वो मल्लों की राजधानी है, वहाँ पे थे ये, पावा पहुँचे, जहाँ वे जो है कि उसने जो है कि जब उस लुहार के यहाँ ठहरे थे, चुंद नामक वह लुहार था, उसका नाम चुंद था, वहाँ पे वह ठहरे हुए थे आम की वाटिका में। तो उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। उस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी है वहाँ पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण, देखिए उनका जो है कि जब ज्ञान दिए थे 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन उस घटना को कहा जाता है। जब इन्होंने का प्राण गया इनकी शरीर छोड़ करके, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में एक शब्द प्रयोग होता है उसके लिए। और इसी तरह से जब वो घर से निकले थे तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये घटनाएं आप याद रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला पहला अंतिम व्यक्ति, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है सुभद्र। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकरमद्दव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और वहाँ यहीं पर उन्होंने जो है कि सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा और नागसेन द्वारा। तो बौद्ध धर्म में जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनको हमको याद रखना है। तो ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, रिपीट कर सकता है वहाँ से सवाल, क्योंकि बड़ी जनरल सी बात है। बुद्ध धर्म के बारे में जो संगीतियाँ हुई हैं उनका कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये पूछा जाता है और ये लूसेंट की जीके की किताब में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों महाकश्यप के द्वारा जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति की वो अध्यक्षता की गई थी। देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ पे हुआ था? राजगिरी की सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और इस समय मगध का शासक जो था वो था अजातशत्रु और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी जो है कि उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उसे जो है कि 2 पिटकों में विभाजित किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक तथा किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। तो इनके 2 जो शिष्य उपस्थित थे प्रथम बौद्ध संगीति में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जो कि राजगीर में हुआ था। और उस समय शासक जो था वो था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का शासनकाल था राजगीर जो भी है उसके सप्तपर्णी की गुफा में हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसमें आनंद और उपाली उनके 2 शिष्य उपस्थित थे और इन बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो आनंद और उपाली जो है कि वो धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगीर में, कुशीनगर में। तो ये जो साथियों दी गई थी वैशाली में दी गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो व्याख्या है वो ये है कि अपनी प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ये भी पूछा जाता है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध जी ने जो है कि बौद्ध धर्म में जो है कि भिक्षुड़ियों की भी परमिशन दी। तो आनंद के कहने पर दिए थे। और कहाँ पे सबसे पहली बार ये परमिशन उन्होंने दी थी? तो वैशाली में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। तो बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो बौद्ध भिक्षुड़ी के रूप में स्त्री थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी भी थी, जो इनका पालन पोषण की थी। महाप्रजापति गौतमी। अब देखिए ये तो इस तरह साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल हो गए। अब देखते हैं हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। देखिए पहला सवाल है कि जैन कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, नागसेन, बुद्धघोष, कात्यायन। तो इसका सही जवाब है भद्रबाहु। देखिए जैन धर्म का व्याख्या देख लीजिए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कि कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस साक्ष्य से पता चलता है? कल्पसूत्र से। और इसकी रचना किसने की थी? तो वो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई या हिंदू या जैन। तो इसका जो सही जवाब है साथियों तीर्थंकर शब्द जो है कि जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए जैन धर्म का आधार बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका जो जैन धर्म का आधार बिंदु है वो है साथियों अहिंसा। सब नंबर 1 के प्रश्न हैं, आप लोग जो है मल्टीपल टाइम देख करके अपने इसको रिवीजन कर सकते हैं।
देखिए, अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। चलिए, अब अगला सवाल है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो जो यापनी है ये साथियों जो है कि जैन धर्म का एक संप्रदाय था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे जैन धर्म चल करके श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। श्वेतांबर जो थे वो जो है कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, और दिगंबर जो थे ये कहते थे कि दिशाएं ही हमारे लिए वस्त्र, अर्थात ये नग्न रह करके घूमने लगे। तो तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जयंत? तो इसका जो सही जवाब साथी है सम्मेद शिखर। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। तो ये सवाल भी बना है कि पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान वाराणसी है। और उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, तो ये सवाल वाजिब है बनना। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता, और 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य, जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त हो जाती तो उसको कैवल्य कहते हैं उस घटना को। तो इनको जो है कि कैवल्य प्राप्त हुआ, और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर जो कि सम्मेद पर्वत पर हुआ। इनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ? सम्मेद शिखर पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खलीपुत्र गोसाल इनका पूरा नाम है, या उपाली? तो इसका सही जवाब साथियों मक्खलीपुत्र गोसाल। देख लीजिए इसकी व्याख्या। मक्खलीपुत्र प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किससंकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो इस तरह से बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित सवाल हो गए। अब जो है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित सवाल हैं। तो इनमें जो पहला सवाल है वो ये है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? और विकल्प दिया है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग। तो इसमें इस प्रश्न में कुछ विवाद है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं, देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे कोसल महाजनपद ने विजित किया। बाद में इसे हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार ने कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग जब सिंहासन पर बैठा, तो कालांतर में क्या हुआ? शिशुनाग जब सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में से यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि इस प्रश्न का जो है कि उत्तर लोक सेवा आयोग ने इसका जो है कि उत्तर डी माना है। तो शिशुनाग वैसे रिपीट नहीं करेगा अगर विवादास्पद हो गया तो, लेकिन अगर करता भी है तो आप लोग शिशुनाग मानिएगा कि वाराणसी को किस शासक ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। और ये चारों में से अगर विकल्प आए अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और शिशुनाग, तो शिशुनाग को आप लोग जो है कि प्राथमिकता दीजिएगा। चलिए, अब अगला सवाल है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में? तो इसका सही जवाब साथियों कलिंग में। देखिए, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से राजा
महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। तो खारवेल के पहली बात तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। और इस अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया। नंद राजा जो है कि वो जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसे कलिंग में एक नहर का उसने जो है कि कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। चलिए अब अगला सवाल है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ आप लोग जानते हैं दिल्ली का नाम था प्राचीन काल में। और अगला है देखिए आगे जो है वो है अवंतिका, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब साथियों अवंतिका। देखिए मध्य प्रदेश में इसका देखिए मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंत की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंत की राजधानी जो थी वो थी महिष्मती। और पुराणों में उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो इसका सही जवाब है साथियों राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान में था। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। 16 महाजनपद की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, रिपीट कर, वहाँ से सवाल जो है कि आने की संभावना रहती है। तो जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा बौद्ध जैन में। और इसका जो है कि 16 महाजनपद और उसकी राजधानी है। देखिए प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास पूछ रहा है किस आकृति का? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो इसका सही जवाब साथियों अर्धचंद्राकार। देखिए प्राचीन श्रावस्ती की राजधानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महेत नामक स्थान से। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि श्रावस्ती को प्रेजेंट टाइम के उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबोधित किया जाता है? तो सहेत महेत नामक स्थान से। और उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर कैसा था? अर्धचंद्राकार था। अब देखिए अगला सवाल है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? विकल्प बनाया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका सही जवाब साथियों अजातशत्रु। देख लीजिए। देखिए मगध का शासक अजातशत्रु जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासक रहा। और नई शासक नहीं रहा, इसका जीवन काल रहा होगा। अपने पिता हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो ये किस वंश का था साथियों? हर्यंक वंश। इसी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यंक वंश के शासक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार। तो ये भी पूछा जाता है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा जो प्राचीन भारत में जो प्रमुख वंश हैं और किस वंश के संस्थापक कौन हैं, किस डायनेस्टी के जो है कि कौन से पहले शासक थे या संस्थापक। तो इसकी हत्या तो क्या है कि मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न। देखिए एक उदयन है और एक उदयन है। एक कौशाम्बी के जो वत्स के राजा हैं उदयन, उनसे भिन्न है ये वाला उदयन। ये हर्यंक वंश का उदयन है। तो उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार करके ही अपनी जो है कि राजा की गद्दी प्राप्त की थी। चलिए अब जो सवाल है साथी वो मौर्य साम्राज्य से है, मौर्यन एम्पायर से। देख लीजिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? बिंदुसार, अग्निमित्र, कुणाल या अशोक। तो इसका सही जवाब है साथियों अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है कि मौर्य वंश का शासक नहीं था, बाकी जो है कि सब मौर्य वंश का शासक है। तो चलिए देखते हैं अग्निमित्र आखिर किस वंश का था। देखिए अग्निमित्र का संबंध मौर्य वंश से न होकर के शुंग वंश से था, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, जो कि बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना करता है। देखिए बिंदुसार, अशोक एवं कुणाल का संबंध मौर्य वंश से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश का जो है कि शासन स्थापित किया था। अब अगला सवाल है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए
कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। तो ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन है, किस विषय का। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें राजनीति शास्त्र के गुण जो है कि बताए गए हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह से अपने शासन कार्य को संचालित करना चाहिए, इस तरह के। अब अगला सवाल है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। इसका सही जवाब है साथियों विष्णुगुप्त। देखिए, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ, द्विजर्षभ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। पुराणों में ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य को पुराणों में क्या कहा गया है। हाँ, या चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है, तो इनको द्विजर्षभ कहा गया। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है, तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी सही उत्तर जो है कि होना चाहिए। चलिए, अब चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। तो 7वें नंबर का, पहली बात तो सातों हमको अंग याद होना चाहिए और उनका क्रम याद होना चाहिए, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें पूछा 7वां अंग। तो 7वां अंग साथियों मित्र है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए, सुहृद, मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद राज के कान है। राजा के मित्र कौन है? राजा के मित्र शांति एवं राजा के मित्र, देखिए, राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इसी संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श या कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी या कायर होते हैं तो उसका विनाश असंभावी होता है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कोष, जैसे राजा, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, ऐसे करके हैं 7 हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। सातों अंग जो है कि सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण जो कि समन्वयक के बारे में कहता है। 12वां शिलालेख या द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में जो कहता है वो है 12वां शिलालेख कहता है। देखिए, अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। तो जो है कि पुनर्विवाह जो बैंड है, मतलब कि वर्जित है, मना किया गया है, वो है मनुस्मृति में। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, और पुनर्विवाह कर सकता है। लेकिन विधवा, जिस स्त्री का पति मतलब मर गया उसको विधवा कहते हैं, तो वह पुनर्विवाह करने की उसको अनुमति नहीं थी। तो इसमें देखिए भेदभाव है स्त्री और पुरुष को लेकर के, इसीलिए जो कि मनुस्मृति पर बड़े बवाल होते रहते हैं बीच बीच में। कोई कहते हैं कि मनुस्मृति का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कोई मनुस्मृति को खारिज करते हैं, जबकि वैसे भारत में संविधान लागू है। तो ये सब सारे जो है कि नियम कानून वैसे भी जहाँ तक हमारे फंडामेंटल राइट या संविधान के सम्मत होंगे वहाँ तक लागू होंगे, जहाँ तक नहीं होंगे वहाँ तक जो है कि एबॉलिश कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 13 हमारा कहता है। तो मनुस्मृति में पुरुष अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति है, लेकिन महिला का अगर पति मर जाता है तो उसे जो है कि पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है।
चलिए, अब है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से। इसमें देखिए सूचियों का मिलान कराने को दिया है, एक तरफ जो है कि राजा दिया है, दूसरी तरफ यह है कि पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। और एक तरफ पत्नी है कि दत्ता देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी, अनंत देवी। और इस हिसाब से कूट मैच कराना है, तो इसका हम आपको जो है कि सही बता दे रहे हैं, आप अपना कूट मैच करा लीजिएगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, तो इस तरह से ए का हो जाएगा 3। और समुद्रगुप्त जो है उनकी पत्नी का नाम था, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा। तो देखिए ए का हो गया 3, जो कि क्योंकि कुमार देवी, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, तो बी का हो जाएगा 1। ए का 3, बी का 1 आप लोग देख लीजिए, ए का 3 और बी का 1, तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है अनंत देवी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी, और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी जो है वो है अनंत देवी। देखिए व्याख्या में यही चीज़ें दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही जवाब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। व्याख्या देख लीजिए, उपर्युक्त गुप्तकालीन मंदिरों में से देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित है। तो जिला भी आप याद रखिएगा कहाँ पर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। और शेष मंदिरों का विवरण जो है कि देखिए यहाँ पर दिया है। नचना कुठार मंदिर जो है ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कौन सी देवता या देवी का पूजा होता है, तो पार्वती देवी। और इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तिगवा जो है कि मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, यह भी कटनी एमपी में है और यह विष्णु देवता को समर्पित है। गुप्त काल में यह भी बना था। भूमरा मंदिर यह शिव मंदिर इसको कहते हैं और यह सतना एमपी में है। और इसके देवता जो हैं कि यहाँ पर जिन देवता की पूजा होती है वो है शिव, और ये भी मंदिर जो है कि गुप्त काल में बना हुआ था। अब अगला सवाल है साथियों फाहियान से संबंधित। देखिए फाहियान भारत में आया था 349 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में या 399 एडी में। तो इसमें जो है कि दिए हुए शताब्दियों में कोई भी सही नहीं है। देखते हैं व्याख्या। देखिए चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो याद रखिए कि किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम भी दिया था, तो हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। वह 399 ईसा पूर्व में चीन से चला। वह 402 ईसा पूर्व ईस्वी से 412 ईसा पूर्वी तक भारत में रहा। तो भारत में उसके आने का जो ये लोग दिए बताए हैं आंसर में 349, 374 एडी, 384, 399। 399 से तो वो चीन से चला ही था, तो तुरंत तो आ ही नहीं गया होगा। तो 402 से लेकर के 412 मतलब 10 वर्ष तक वह भारत में रहा था, तथा 414 ईसा पूर्व में वह वापस चीन पहुंचा। तो इस तरह से दिए हुए विकल्प में से कोई नहीं सही होगा। अगर ये रहा होता कि चीन से कब चला था, तो 399 ईसा पूर्व सही होता तब। और वैसे अगर इसमें 402 रहता तो मान सकते थे कि 402 ईसा पूर्व में ईस्वी में जो है कि वह भारत आया रहा होगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और फाहियान जो है कि चीनी यात्री था। चलिए अब अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं। पूछ रहा है कि बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है साथियों मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं स्थित हैं। बाघ गुफाओं के बारे में देख लीजिए, किन के समय में, किन शासकों के समय में था, ये भी पूछा जाता है। देखिए बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील में विंध्य पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों के मध्य नर्मदा घाटी में स्थित है। किस पर्वत या पठार पर है, तो विंध्य पहाड़ी पर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफाएं धार जिले में। तो मध्य प्रदेश की बात है तो जिला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये गुफाएं किसको समर्पित है, तो ये किससे संबंधित है, ये याद रखना है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। और बाघ गुफाओं के चित्र जो है कि अजंता के समकालीन माने जाते हैं। तो बाघ गुफाएं के बारे में इतने तथ्य हमको आपको याद रखना है। पहली बात, कहाँ है, एमपी में है। किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस पहाड़ी पर है, तो विंध्य पहाड़ी पर है।
और इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। और बाघ गुफाओं किनके समकालीन है? तो ये अजंता के समकालीन हैं। चलिए अब अगला सवाल है कि सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था पाटलिपुत्र। पूछ रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी वह स्थान कौन था? पाटलिपुत्र था या कन्नौज या दिल्ली या अयोध्या? तो इसका सही जवाब है साथियों कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने जहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी वो था कन्नौज। देख लीजिए व्याख्या इसकी। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पूर्व की राजधानी जो है कि थानेश्वर में थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। तो इन्होंने जिन नाटकों को लिखा तो ये नाटकों का भी नाम पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। अब अगला सवाल साथियों कि गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का या कांस्य सिक्का? तो इसका सही जवाब साथियों स्वर्ण सिक्का। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दीनार नाम से जाना जाता था। देखिए, गुप्त अभिलेखों में दीनार का अर्थ स्वर्ण सिक्का है, वहीं रूपक या रुपयक जो है कि चांदी के सिक्के। तो गुप्त काल में जो है कि चांदी के सिक्के को रुपयक या रुपया, रूपक, और जो है कि सोने के सिक्के को दीनार नाम से संबोधित किया जाता था। अब देखिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित सवाल है कि पहला सवाल है साथियों कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने? तो इसका सही जवाब साथियों राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे जो है कि अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के 1983 में इसको जो है कि शामिल किया गया। तो एलोरा गुफाएं जो कि निर्माण किन वंश के शासकों ने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और ये कहाँ पर हैं एलोरा की गुफाएं? तो ये साथियों महाराष्ट्र के जो है कि छत्रपति संभाजीनगर, जिसे पहले शायद किसी और नाम से जाना जाता था, औरंगाबाद, हाँ शायद औरंगाबाद रहा होगा। तो उसी को जो है कि बाद में नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। हाँ चलिए, अब अगला सवाल है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को? पूछ रहा है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो यह साथियों समर्पित है शिव को। देखिए, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नांकित में, एक सेकंड, हाँ देखिए, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है? पालीताड़ा गुजरात और प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, कोणार्क उड़ीसा सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति, अंकलेश्वर गुजरात सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक प्राचीन बौद्ध गुफाएं? पूछ रहा तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कोई एक है जो सही है, बाकी मिसमैच हैं। तो इनमें से जो सही है साथियों वो है विकल्प ए, पालीताड़ा गुजरात प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। देख लीजिए, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर जो है ये पालीताड़ा गुजरात में अवस्थित है। शेष अन्य युग्म सुमेलित जो है कि नहीं है। तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आप लोग जानते हैं उड़ीसा में है, और अंकलेश्वर गुजरात, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जहाँ पर जाकर के उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्राण त्यागे थे श्रवणबेलगोला में, और प्रसिद्ध। हाँ, तो इस तरह से बी का देखिए सही सूर्य मंदिर है, बी का कोणार्क वाला, और अंकलेश्वर गुजरात और श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ होमवर्क भी लेते जाइए। देखिए, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो इसका सही जवाब है खजुराहो के मंदिर जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं।
देखिए खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। तो अभी जैसे आपने पूछा था एलोरा की गुफाएं पूछा गया था, तो वो राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित थे। तो उसी तरह से जो है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किनसे संबंधित हैं, तो ये चंदेल शासकों से संबंधित है, मतलब चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था। ये मंदिर वैष्णव, शैव और शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित है। कितने कितने धर्मों से? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, शाक्त धर्म से और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। अब देखिए अगला सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब है साथियों नरसिंहदेव प्रथम। देखिए पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर जो है कि 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा मतलब ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अब अगला सवाल है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो अंकुर जवाब है विकल्प है कि जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। तो इसका सही जवाब है साथियों कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है, तो वहाँ पर है। देखिए कंबोडिया में, अब राजधानी हमने बता दिया तो ऐसे ही मत समझिएगा कि राजधानी में ही है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंपूचिया, जो इसका कंबोडिया का पुराना नाम है, वर्तमान नाम है कंबोडिया, के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुरा, वर्तमान में कहाँ है? अंगकोर, हाँ अंगकोर में कराया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा कि किस शासक ने, कंबोडिया में तो है लेकिन वहाँ का शासक कौन था जिसने बनवाया था? तो वो शासक था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। हाँ अब देखिए, अब दक्षिण भारत के जो है कि शासक डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, पल्लव और संगम युग से संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए पहला सवाल है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, राजराज ने, राजेंद्र ने या कुलोत्तुंग ने। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है राजराज ने करवाया था। देखिए चोल शासक, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आप सबके सामने। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन प्रथम। ये जो है कि पल्लव शासक है और इनके राज्यकाल के हिसाब से इनका कालक्रम लगाना है, मतलब क्रोनोलॉजी लगानी है। तो अब देख लेते हैं कूट क्या दिया है। कूट में दिया है कि 4, 2, 1, 3। तो इसका हम बता दे रहे हैं साथियों आपको, आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिए। देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासन काल है वो है 600 से 630 ईसा पूर्व। उसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम का 630 से लेकर के 668 है। और परमेश्वर वर्मन प्रथम है, इनका लगभग 670 से लेकर के 700 ईस्वी, 670 से लेकर के 700 ईस्वी। और उसके बाद जो नंदी वर्मन द्वितीय हैं वो हैं 731 से 795। तो इस तरह से साथियों इन दिए हुए विकल्पों में सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम आ जाएंगे। उनके बाद जो है कि नरसिंह वर्मन प्रथम आ जाएंगे, मतलब महेंद्र वर्मन प्रथम। तो चौथा पहले तो चौथा है ए और बी में। अब बाकी के विकल्प जो है कि हमको नहीं ध्यान देना, ए और बी में पकड़ना है। तो नहीं, महेंद्र वर्मन प्रथम नंबर 1 है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर है, इन कालक्रम में है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम मतलब कि चौथे के बाद दूसरा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही है। उसके बाद है परमेश्वर वर्मन, मतलब कि पहला 4, 2, 1। उसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय, तो मतलब तीसरा 4, 2, 1, 3। तो
तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि साथियों सही होगा। अब व्याख्या इसकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब है साथियों चोल। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चोल राजाओं ने देखिए, चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल तथा मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा चोल। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। पूछ रहा है कि उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय पताका लहराया था। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है राजराज प्रथम। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल, जिसको श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था प्राचीन काल में, श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो राजराज प्रथम जो है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को मिला लिया जीत करके। और विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। और राजराज शैव मतावलंबी था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो इसकी उपाधि भी पूछा जा सकता है। तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। चलिए अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? विकल्प में है कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। तो इसका जो सही जवाब है साथियों कुलोत्तुंग प्रथम। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के समय जो कि श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है कि श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री और खुद की पुत्री का विवाह जो कि श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी या मणिग्रामम। तो इसका सही जवाब है साथियों, इसमें देखिए 2 संस्थाएं थी, श्रेणी भी थी और मणिग्रामम भी थी। ये दोनों जो है कि विदेश व्यापार से संबंधित थी। आप व्याख्या इसकी देख लीजिए। देखिए, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी और नगरम जो थी यह व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। और इसी प्रकार जो है कि इसी प्रकार के संगठन कांची तथा मल्लपुरम में विद्यमान थे। और लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ कौन है? मणिग्रामम, नानादेशीस, जिसको नानादेशी भी कह सकते हैं, और वलैंग, वलंजियर, इदंग आदि। और मणिग्रामम, नानादेशीस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। तो इस तरह से मणिग्रामम और श्रेणी जो है कि दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अब ऐसे सवाल जो है कि नहीं बनेंगे। अगर बनेगा तो कोई एक ही विकल्प रहेगा, मणिग्रामम या श्रेणी रहेगा। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा कि दोनों जो है कि संस्थाएं विदेशी व्यापार से संबंधित थीं। और जो नगरम था यह व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को नगरम कहा जाता था। और ये जो नानादेशी बच रहा है, तो हाँ देखिए, लेखों में हमें व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ थे मणिग्रामम, नानादेशी, मणिग्रामम। तो नानादेशी भी जो है कि मान सकते हैं, ये तो है कि विदेशियों से व्यापार करने के लिए एक संस्था थी या लोगों का समूह था। चलिए अब प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित सवाल देखते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो है साथियों कि वाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? वाणभट्ट जो है वो हर्षचरित में कौन से मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किए हैं? शालिशुक, बृहद्रथ या कुणाल या इंद्रपालित। तो इसका सही जवाब साथियों बृहद्रथ। देखिए, हर्षचरित की रचना किसने की थी? वाणभट्ट। तो वाणभट्ट ने हर्षचरित में, मतलब कि
हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी और इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये यहाँ पे इतनी जानकारी हमें मिली कि बाणभट्ट कौन थे। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की और इन्होंने इसमें जो है कि अपनी रचना में बृहद्रथ के बारे में चर्चा की है और ये बताया कि बृहद्रथ को किस तरह से जो है कि वो मारा था पुष्यमित्र शुंग ने और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बाणभट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब अगला सवाल है कि राजतरंगिणी की रचना हुई थी। रचना का काल पूछा है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में या 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 13वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है साथियों 12वीं शताब्दी ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी और कश्मीर के शासक कल्हड़ ने कश्मीर के शासक राजा जय सिंह के शासनकाल में 12वीं शताब्दी में की थी। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि कितने तरंग है राजतरंगिणी में, तो 8 तरंग है, ये आप भी याद रख लीजिएगा। चलिए अब सेशन धीरे धीरे समाप्ति होने वाला है प्रश्नों की, क्योंकि कंप्लीट होने वाले हैं प्रश्न। देखिए लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालाकाचार्य। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। देख लीजिए लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लीलावती किस विषय का ग्रंथ है? तो ये गणित विषय का है। और कौन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ने किया था? भास्कराचार्य ने किया था। और संस्कृत भाषा में काव्य शैली में श्लोक है। काव्य शैली में संस्कृत भाषा में इन्होंने इसकी रचना की है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। तो इनका एक जो ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि उसका एक भाग है लीलावती। तो ये इतनी बातें इसमें याद रखना है। लीलावती क्या है? भास्कराचार्य की एक रचना है सिद्धांत शिरोमणि, उसका एक भाग है। और ये किस विषय में है, किस विषय से संबंधित है? गणित पर संबंधित है, गणित से संबंधित है। और ये जो है कि किस शैली में लिखी गई है? काव्यात्मक शैली में है। अब अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। तो साथियों जो मुद्रा राक्षस है ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके लेखक हैं विशाखदत्त। देखिए मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर जो है कि प्रकाश डाला गया है। तो इसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। जैसे अभी ने देखा था आपने बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित की रचना की गई थी उसमें अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य के बारे में बताया गया है। तो उसी तरह से अब देखिए राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक था जय सिंह, हर्ष गोविंद चंद्र, जयचंद्र। तो इसका सही जवाब है साथियों जय सिंह। देख लीजिए राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और छठे तरंग में लोहार वंश का इतिहास जो है कि दिया गया है। तो ये भी एक बार पूछा गया था कि लोहार वंश का इतिहास निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है? तो कल्हड़ में मिलता है। राजतरंगिणी की कल्हड़ में, सॉरी कल्हड़ की राजतरंगिणी में। अब देख लीजिए कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग, जोनराज एवं श्रीवर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है जोनराज एवं श्रीवर। कल्हड़ की राजतरंगिणी को इन लोगों ने आगे बढ़ाया था। देखिए कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी और 12वीं शताब्दी में। देखिए ये भी पूछा गया था तो ये भी याद रख लीजिएगा। शासक कौन थे? जयसिंह थे। कौन सा वो समय था जिसमें इसकी रचना हुई थी? 12वीं शताब्दी थी। कितने जो है कि इसमें तरंग है? 8 तरंग हैं। और जो है कि श्लोक कितने हैं? 7826 श्लोक हैं। तो कश्मीर के हिंदू राजा का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। तो इसे देखिए जैनुल आबिदीन जो शब्द आया है, नाम आया है, इसको जो है कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
संगम साहित्य में तोल्लकाप्पियम एक ग्रंथ है तमिल कविता का। हाँ, पूछ रहा है कि संगम साहित्य में तोल्लकाप्पियम एक ग्रंथ है तमिल कविता का या तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, तमिल राज्यशास्त्र का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तमिल राज्यशास्त्र का। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, संगम साहित्य में वर्णित तोल्लकाप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को जो है कि तोल्लकाप्पियर को जाता है। तोल्लकाप्पियम ग्रंथ है और ये जो है कि वह तमिल राज्यशास्त्र का ग्रंथ है, तमिल राज्यशास्त्र से संबंधित है और इसकी रचना किसने की थी? अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर ने की है। अब विविध से संबंधित सवाल है कुछ, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कि प्राचीन इतिहास से आए हुए प्रश्नों का संग्रह जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? सांची, बोधगया, अमरावती, भरहुत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अमरावती। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला में स्थित अमरावती के स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। स्तूप के चारों तरफ की वेदिका या विष्टिनी काफ़ी लंबी थी, जिसमें उषडीस फूलों से उत्कीर्ण सूचियाँ तथा तोरण द्वार एवं स्तंभ लगे थे। प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकलता हुआ एक चबूतरा था, जिसे आर्यक मंच कहा जाता है। इस चबूतरे पर बने स्तंभों को आर्यक स्तंभ कहा गया है। अब अगला सवाल है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? तो डॉक्टर स्पूनर, जॉन मार्शल, डॉक्टर स्टीन या आर.डी. बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन मार्शल। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन का कार्य सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। यह प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला क्या था? यह प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए, अब अगला सवाल है। प्रश्न नंबर 3 है कि प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? अंगिरस, अत्रि, भृगु या पुलस्त्य। तो इसका सही जवाब है साथियों भृगु। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, ऋषि भृगु महान सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे। उनके वंशज जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो साथियों, इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 64 या 65 है। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।